नमस्कार। हिंदी साहित्य के चैनल हमरंग में पेश है हनीफ मदार की कहानी चिंदी चिंदी ख्वाब का तीसरा भाग। आप नहीं मानेंगे, कहकर वो मुस्कुराता हुआ फोन छोड़कर चला गया था। कहते कहते मास्टरनी को जैसे चेत हुआ हो। उसे चिट्ठी ही नहीं मिली है, नहीं तो अपने बापू के लिए तो मरा जीता है वो। खबर मिलते ही वो सब छोड़ छाड़ के दौड़ा आएगा। कहते हुए मास्टरनी की आंखों की कोरों में उभर आई बूंदें गर्व से चमकने लगी हैं। हाँ तो क्यों नहीं मरा जिएगा? मास्टर ने भी उसके लिए कहां कसर छोड़ी थी। राम सनेही ने लंबी सांस छोड़ी और देर से हथेली पर रगड़ी हुई तंबाकू को मुंह में डाल लिया है। बातों ही बातों में न जाने कब चुपके से अतीत के पन्ने फड़फड़ाते हुए खुलने लगे हैं। ये अतीत आनंदी मास्टर का है या दीपक का, लेकिन पुराना नहीं, अभी कल ही की बात लगती है जब मास्टर आनंदी का बेटा दीपक पैदा हुआ था। 3 बच्चे पैदा होते ही खत्म हो गए। इस चौथे बच्चे को लेकर मास्टर के भीतर उनका पिता बनने का सपना सुलग रहा था, जिसे हवा देने के उद्देश्य से वे बीड़ी पर बीड़ी फूंक रहे थे। घर के अंदर से रह रहकर उठती मास्टरनी की हर चीख पर मास्टर उठ खड़े होते थे। कलेजा इतनी तेज धड़क उठता कि उन्हें हर बार लगता कि इस बार बाहर आ गिरेगा। हर बार मास्टर आसमान की तरफ ताकते और न जाने किसके आगे हाथ जोड़कर कुछ बड़बड़ाते और बैठ जाते। साथ बैठे गणेशी को जहां तहां छितराए बादलों के अलावा कुछ दिखता नहीं था। बिस्सो दाई से जापा बिगड़ गया था। वैसे तो मास्टर जी विस्सो को भोर में ही बुला लाए थे और बेचारी ने मशक्कत भी खूब की, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आया कि परेशानी क्या हो गई। कितने बच्चे विस्सो दाई के हाथ की पैदाइश हैं। गांव में विस्सो के होते कभी किसी को अस्पताल नहीं जाना पड़ा, पर न जाने कैसे मास्टरनी के जापे में विस्सो दाई फेल हो गई थी। मास्टरनी के शरीर का पूरा खून जैसे बह गया था। मास्टरनी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बाहर बताने आई विस्सो के हाथ पैर कांप रहे थे। मास्टर जी दाई की बात से कम बल्कि उसकी लड़खड़ाती जुबान और कांपते शरीर को देखकर लगभग चीख पड़े थे। उनका वश चलता तो वे विस्सो का मुंह नोच लेते, लेकिन एक चीख के साथ ही जैसे मास्टर जी अपाहिज हो गए थे। उनके हाथ पैरों को ही नहीं, दिमाग को भी जैसे लकवा मार गया था। वे तो किसी से ये भी नहीं कह पा रहे थे कि कोई गाड़ी लाकर जल्दी से मास्टरनी को शहर ले चलो। वो तो भला हो कि गणेशी वहीं बैठा था। उसने चीख पुकार की कि आनन फानन में मास्टरनी को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चले थे। गाड़ी में एक फूली लाश की तरह पड़ी उनकी पत्नी का गुलाबों सी रंगत वाला चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखें पथराने लगी थीं। मास्टरनी की नसों में बहता खून जैसे उनके नीचे की बिछावन में फैलकर जमने लगा था। शायद कुछ कतरे बचे थे जिससे बस सांसें चल रही थीं। आनंदी भी एक जिंदा लाश से कम नहीं दिख रहे थे। वे निस्सहाय से खुली आंखों से अपना सब कुछ लुटता देख रहे थे। 25 मील दूर का सासनी कस्बा भी 2500 मील की दूरी पर लगने लगा था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो जैसे सारी उम्मीद ही टूट चुकी थी। आनंदी डॉक्टर के पैरों में अपना सिर रखकर गिड़गिड़ा पड़े थे। बचा लो डॉक्टर मेरी बीवी को। हटो देखने तो दो। हमारी तो केवल कोशिश है, बाकी भगवान की मर्जी, उससे प्रार्थना करो और यहाँ 5000 जमा कर दो। डॉक्टर ने मास्टरनी को बिना देखे ही लापरवाही से कहा था, जैसे कोई मशीन बोली हो। आनंदी के साथ आए लोगों के माथे पर इससे भले ही बल पड़े हों, मगर आनंदी को उस समय कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी। उन्होंने तुरंत ही जेब से निकाल कर पैसे गिन दिए थे और एक मायूस सी नजर थिएटर में जाती पत्नी पर डालकर खुद डगमगाते कदमों से अस्पताल के बाहर बने छोटे से शिवालय के सामने एक प्रतिमा की भांति जा बैठे थे। बैठे भी क्या, लगभग गिर पड़े थे। उन्हें तो ये भी ध्यान नहीं था कि सामने कोई मंदिर भी है। उन्हें तो इस बात की जानकारी तब हुई जब गणेशी ने आकर आनंदी का कंधा थपथपाया। मास्टर, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। मास्टरनी के लड़का हुआ है। चलो, डॉक्टर बुला रहा है तुम्हें। मास्टर में जैसे एकदम से ढेर ताकत आ गई थी। वे उठ खड़े हुए। कुछ देर पहले डगमगाते पैर तेजी से चलकर डॉक्टर के कमरे में पहुंचे थे। मास्टर क्षण भर बाद जब बाहर आए तो कुछ थके से लगे। साथ के लोगों ने उन्हें घेर लिया। क्या हुआ मास्टर? उसके अब कभी बच्चा नहीं हो क्या?
पल भर को सभी सन्नाटे में आ गए थे। असल में मास्टरनी को बचाने के लिए डॉक्टरों को मास्टरनी की बच्चेदानी निकालना जरूरी हो गया था। मास्टर को गहरी निराशा में डूबता देख सभी ने बात को तुरंत संभाला। अरे क्यों निराश होते हो मास्टर? सुना है शहरों में तो लोग एक बच्चे से ज्यादा होने ही नहीं देते। अच्छा है, एक है तो ढंग से पढ़ लिख भी जाएगा। मन छोटा मत करो। गणेशी ने मास्टर की पीठ थपथपाई। मास्टर का अपना ये दुख गांव भर में बंटकर पल भर में खत्म हो गया था। आनंदी को तो दर्जीगिरी विरासत में मिली थी, लेकिन वे इस काम से खुश नहीं थे। हमेशा कहते काश मैं भी पढ़ा लिखा होता तो कम से कम इस आंख फोड़ू काम से तो मुक्ति मिल जाती। बापू ने कितनी कोशिश भी की पढ़ाने की, लेकिन हमारी मति पर तो पत्थर पड़े थे। सोचते बापू अनपढ़ होकर इस काम को कर लेते हैं, फिर हम तो 5 जमात पढ़ ही गए हैं और फिर पढ़ने में मन रमा ही नहीं। लेकिन उन्होंने कसम खा रखी थी कि दीपक को सब कुछ दांव पर लगाकर भी पढ़ाऊंगा। दीपक की लगन और मास्टर का जज्बा देखकर गांव भर की न जाने कितनी उम्मीदें दीपक से जुड़ने लगी थीं। आनंदी सोचते दीपक वकील बन जाएगा, लेकिन गांव वाले उन्हें उकसाते दीपक को डॉक्टर बनाने को। 12वीं के बाद दीपक का मन भी डॉक्टरी के लिए होने लगा था। इस बात पर आनंदी के साथ पूरा गांव खुश हुआ था। मालती का मन भी खुशी से फूल गया था, लेकिन उसे बेटे के सपने के लिए अपनी हैसियत नहीं दिख रही थी। ये भी सोचा है कि डॉक्टरी के लिए कितना खर्चा चाहिए, वो है तुम्हारे पास? और फिर डॉक्टरी में न जाने कितने साल लगे, तब तक हम इसके बिना रह लेंगे अकेले। मास्टरनी की बात पर आनंदी तनिक भी सोच में नहीं पड़े, जैसे उन्होंने सारा हिसाब पहले ही लगा रखा था। तू चिंता मत कर, वो सब इंतजाम हो जाएगा, बस तू उसे अपनी पढ़ाई करने दे। रही बात अलग रहने की, तो जैसे अब तक पढ़ा है वैसे ही थोड़ा सा और मन पक्का कर लेंगे, फिर डॉक्टर बनकर तो जीवन भर साथ ही रहेगा। लेकिन पैसों के लिए तुमने क्या इंतजाम किया है? मास्टरनी की चिंता वही थी। मैं खेत बेच दूंगा, और तेरे पास जो गहने हैं उन्हें क्या बुढ़ापे में पहनेगी? ये सुनकर मालती एक पल को विचलित हुई थी, किंतु अगले ही पल बेटे की खुशियों से ज्यादा थोड़े ही हैं ये जमीन और गहने, बस यही सोचकर निश्चिंत हो गई थी। दीपक की डॉक्टरी की पढ़ाई के 5 सालों में शायद ही आनंदी ने कभी किसी हकीम या वैद्य से दवा ली हो। बीमार पड़ते तो सोच लेते, अरे 1-2 दिन में ठीक हो ही जाऊंगा। दवा लूं तो 10-20 रुपए हकीम जी और खर्च करा देंगे, बच जाएंगे तो दीपक के जेब खर्च को ही जाएंगे। मास्टरनी कुछ कहती तो कह देते मैं तो ठीक हूं। जब 2-2 दिन बिना तरकारी के रोटी खाते बीतते तो मास्टरनी कहती आज तो कुछ तरकारी ले आओ, 2 दिन से नहीं बनी। आज 1 दिन और खा लेंगे तो ही क्या बिगड़ जाएगा? बेटा शहर में पढ़ रहा है, 2-4-5 रुपए उसके कपड़ों पर स्त्री को ही चले जाएंगे। आनंदी कहीं खोए हुए से कहते तो उनके कुर्ते पर लगे पैबंद खिलखिलाकर हंसने लगते। दीपक के डॉक्टर बनते बनते मास्टर के शरीर में न जाने क्या क्या बीमारियां अपना घर करती गईं। दिन रात खांसते, लंबी लंबी सांसें लेते। मास्टरनी कुछ कहती तो कहते अब क्या है, अगले महीने मेरा डॉक्टर आ जाएगा, सब ठीक कर देगा। और दीपक को डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करके आने पर तो जैसे उन्हें कोई बीमारी रही ही नहीं थी। कितना नाचे थे खुशी से, लेकिन अब लगता है जैसे कभी उठेंगे ही नहीं। मास्टर की लगातार बिगड़ती हालत देखकर अब तो मास्टरनी का भी कलेजा मुंह को आने लगा है। आखिरी बार ये दीपक से मिल भी पाएंगे या नहीं? यही सब होना था तो मेरी जिंदगी इतनी बड़ी क्यों कर दी परमात्मा ने? मैं तो अकेली वहां पहुंच भी नहीं सकती जहां दीपक रहता है। अब क्या करूं, कैसे करूं, सोच सोच कर उनके भी हाथ पांव कांपने लगे हैं। इसी ऊहापोह में आज का भी दिन जाता रहा। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव मास्टर के घर पर उमड़ आया है, जैसे किसी को रोजमर्रा का कोई जरूरी काम नहीं बचा है, सिवाय इस चिंता के कि मास्टरनी ऐसे समय में खुद को अकेला महसूस न करें। वैसे तो रोज ही गांव का लगभग हर आदमी औरत मास्टर की खैर खबर रखता रहा है। रात तक ही मास्टर की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि किसी को भी भरोसा नहीं था कि सुबह तक मास्टर की सांसें चलती रहेंगी। लेकिन शायद मास्टर के प्राण दीपक को देखने को अटके हैं, इसीलिए अभी भी सांसें चल रही हैं। तनिक आहट पर लगता है जैसे पूरी ताकत लगाकर आंखें खोल रहे हैं। इधर उधर आंखें घूमती हैं,
जैसे गांव भर की भीड़ में दीपक को खोज रही हैं। क्षण भर में ही पलक भारी होकर पर्दे की तरह आंखों को ढक लेते हैं। मास्टरनी मास्टर के पैताने बैठी पत्थर में तब्दील हो गई हैं। वे किसी से कहें भी तो क्या कहें। आखिर लोगों की खुसुर पुसुर गजर बजर के बीच से एक आवाज उभरी है, मास्टर को वहीं दीपक के पास ले चलना चाहिए। दीपक की वजह से ही इनके प्राण अटके हैं और क्या पता वहां इलाज हो जाए तो ठीक ही हो जाए।